डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं। अगर मिडिल ईस्ट की बात करी जाए तो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा था, जो हमास और इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा था, वो थम गया है। अभी दोबारा युद्ध की सुगबुगाहट दिख रही है, लेकिन एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रोक तो दिया। अब जब हम देखते हैं अमेरिका जो कि पूरी दुनिया पे प्रभाव छोड़ता है, अगर मिडिल ईस्ट में बात करी जाए तो युद्ध अगर चलता है तो अमेरिका का सीधे तौर पर वहाँ दखल होता है, कोई अप्रत्यक्ष दखल नहीं है। अगर यूक्रेन की तरफ से देखा जाए, रूस के खिलाफ देखा जाए तो अमेरिका का प्रत्यक्ष दखल है। अमेरिका ने $200 बिलियन से ज़्यादा रुपए खर्चे हैं यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ युद्ध में, और तमाम प्रकार से की एंटी टैंक मिसाइल और हथियार भी दिए हैं। अब जब देखते हैं राष्ट्रपति बदलने के बाद जितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, जितना बड़ा नीतिगत परिवर्तन अब अमेरिका में देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा नीतिगत परिवर्तन अमूमन देखने को ही नहीं मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे थे कि अमेरिका का रुपया पूरी दुनिया में खर्चा जा रहा है, अमेरिका के टैक्स पेयर का रुपया पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर गलाया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका ने इस रुपये को बचाने की जतन शुरू कर दी है। अगर देखा जाए यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन की मदद के लिए रूस से जब यूक्रेन युद्ध कर रहा था तो अमेरिका ने $200 बिलियन यानी 200 अरब डॉलर खर्च किए। अब डोनाल्ड ट्रंप किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता देने के मूड में नहीं है, और जो जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो अमेरिका से संबंध लगातार अच्छे बनाए हुए थे, यूरोप से लगातार संबंध अच्छे बनाए हुए थे। यूरोप के द्वारा और अमेरिका के द्वारा लगातार उनको समर्थन और मिसाइल्स और सब कुछ मिल रहा था। अब युद्ध ये रुक भी सकता है। अब वर्तमान के परिदृश्य की बात करी जाए तो रियाद, जो सऊदी अरेबिया का एक हिस्सा रियाद है, वहाँ पर इस समय जो सरगई लावरोव जो रूस के विदेश मंत्री हैं, और मार्क रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन दोनों की वार्ता हुई है। और ख़ास बात यहाँ पर ये देखने को हमें मिल रही है कि जो मार्क रूबियो और सरगई लावरोव के बीच में जो मुलाकात जो सऊदी अरेबिया करा रहा है, जो सऊदी अरेबिया मध्यस्थ है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को देखा जाए तो लगातार सऊदी अरेबिया से डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अच्छे संबंध रहे हैं और अभी भी उनके अच्छे संबंध हैं, और सऊदी अरेबिया रूस से भी निकट है। तो यहाँ पर दोनों की मध्यस्थता करते हुए हमें सऊदी अरेबिया दिख रहा है। उधर इस मीटिंग में जो कि मीटिंग हो रही, मीटिंग का मूल पर्पस यही है कि रूस यूक्रेन के बीच में हो रहे युद्ध को रोका जाए, लेकिन इस मीटिंग में न यूक्रेन है और न यूरोप का कोई देश है। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं कि आखिर क्यों नहीं है, क्योंकि यूक्रेन लगातार जब युद्ध रोकने की बात कही, 8वीं मीटिंग है, और इससे पहले जो 7 मीटिंग हुई है जिसमें यूक्रेन भी मौजूद रहा है, तो यूक्रेन ने 10 सूत्री मांगों को प्रस्तुत किया है कि पहले हमारी जो ज़मीन है उसको खाली किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, उसके बाद ही हमारे समझौते हो पाएंगे। लेकिन जब 7 मीटिंग में जब समझौते नहीं हुए और तत्काल प्रभाव से अमेरिका इस युद्ध को रोकना चाहता है, और उसके पीछे के कई कारण हैं, वित्तीय कारण भी है। वित्तीय कारण क्या है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि जो रुपया खर्चा जा रहा है, जो $200 बिलियन से ज़्यादा, उन्होंने तो $350 बिलियन का कहा कि जो $350 बिलियन रुपया जो खर्चा करा गया है यूक्रेन में, वो अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा था। नंबर 1, उसको बचाना है। दूसरी बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो इस बात पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हम अमेरिका को व्यापारिक रूप से और सुदृढ़ बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे। और जब युद्ध के समय, यूक्रेन और रसिया के युद्ध के समय अमेरिका लगातार सैंक्शन पर सैंक्शन लाद देता है यूक्रेन के ऊपर, रूस के ऊपर, तब अमेरिका से और रूस के जो व्यापारिक संबंध थे वो पूरी तरीके से कट जाते हैं। अमेरिका $300 बिलियन रुपये जो कमा रहा होता है, जो अमेरिकन कंपनियां रूस में जो इन्वेस्ट कर रही होती हैं, जो रूस में काम कर रही होती हैं, वो $300 बिलियन की कमाई करके अमेरिका को देती हैं, वो रुपया भी आना बंद हो जाता है। तो अमेरिका का एक हिसाब से वित्तीय नुकसान भी होता है। तो जिस प्रकार से अमेरिका की और रसिया की वार्ताएं हो रही हैं, तो इससे आगे इसमें कोई संदेह ना कीजिए कि जो है आगे सैंक्शन हटेंगे और फिर से रूस का और अमेरिका का जो संबंध है और व्यापारिक संबंध भी पुनर्स्थापित किया जाएगा। अब अगर बात करी जाए कि जो संबंध बिगड़े हैं
एक तरफ देखा जाए तो जो बाइडेन के और व्लादिमीर जेलेंस्की के बहुत प्रगाढ़ संबंध थे, बहुत अच्छे से सहायता कर रहे थे। 1 साल का पैसा देकर गए थे जब बाइडेन गए थे, तो 1 साल का युद्ध लड़ने का पैसा देकर गए थे, सारी व्यवस्थाएं देकर गए थे और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देकर गए थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने व्लादिमीर जेलेंस्की को तानाशाह भी कहा है। उन्होंने कहा है कि वो अपने पद को छोड़ें। उन्होंने कहा है कि जो रुपया यूक्रेन में गया उसका कोई हिसाब नहीं है, यानी भ्रष्टाचारी भी कहा है। और जो उनको कहा है कि वो एक फेलियर है, वो कॉमेडी में भी फेलियर है। और उनको जो है तमाम प्रकार से आलोचना उनकी की है, व्यक्तिगत आलोचना भी की है, नीतिगत आलोचना भी की है। क्योंकि अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका रसिया के करीब है। अच्छा, अगर प्री चुनाव की बात करी जाए, चुनाव के पहले की बात करी जाए, तो लोग लगातार कह रहे थे कि रसिया यानी जो पुतिन है वो सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। पुतिन चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए और वो टीवी के माध्यम से और तमाम प्रकार के माध्यम से रसिया जो है अमेरिका में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। किस बात पर? लोगों का कहना था कि इस बात पर प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि रसिया लगातार इस बात को प्रचारित करा रहा है कि अमेरिका के टैक्स पेयर का रुपया गल रहा है यूक्रेन के अंदर। अब इसमें हो क्या सकता है? मैं एक बात करता हूँ। आज जो सरकार अमेरिका के अंदर है, जो रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है। अच्छा, रिपब्लिकन पार्टी एक राइट विंगर पार्टी है। अमेरिका में तो राइट विंग है और लेफ्ट विंग अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग और जो लेफ्टिस्ट लोग अमेरिका के अंदर हैं, वो लगातार एक बड़े जो है चुनौतीशील, संघर्षशील और एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में व्लादिमीर जेलेंस्की की प्रशंसा अनुशंसा करते हुए हमें दिखते हैं। लेकिन अब हम बता रहे हैं कि यहाँ पर राइट विंगर सरकार अब अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से नहीं, इंडिया के हिसाब से राइट विंग दूसरा है। अमेरिका के हिसाब से वहाँ पर राइट विंगर सरकार है और वहाँ पर जो सरकार है उस पर बड़ा दखल हमें देखने को मिलता है। वहाँ के जो डॉजी डिपार्टमेंट जिनको मिला हुआ है इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क ने पहले ही कहा था कि हम एक समाधान देते हैं, हम एक समाधान देते हैं किसको? यूक्रेन को और रसिया को, इन दोनों के युद्ध के समापन का। वो समाधान क्या था कि जो क्रीमिया हिस्सा है वो रूस का ही रहेगा और जो लुहांस्क डोनेट्स्क है जिसको लेकर मूल विवाद था और जो रसिया और यूक्रेन के मतलब बीच के जो क्षेत्र है, जो लुहांस्क डोनेट्स्क जो कि यूक्रेन के अंदर ही है लेकिन रूस से सीधा बॉर्डर शेयर करते हैं। क्योंकि ये युद्ध शुरुआत किस बात पे हुई थी? क्योंकि यूक्रेन लगातार नाटो में जाने की कोशिश कर रहा था कि हमें नाटो में जाना है और नाटो की जो सेनाएं होती हैं वहाँ पर आर्टिकल 5 लागू है। वहाँ एक दूसरे की सेनाएं एक दूसरे की सीमा में जा सकती हैं एक दूसरे की रक्षा के लिए। तो अगर नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाता तो जो यूक्रेन की सीमा तक या रूस की सीमा तक, रसिया की सीमा तक नाटो फोर्सेस आ जाती है। मामला तो यहीं पर अटका हुआ है। और जो लुहांस्क डोनेट्स्क के क्षेत्र हैं वो लोग रसिया को भी पसंद करते हैं, वो रसिया के हिस्सा भी होना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक जनमत संग्रह, इलॉन मस्क ने कहा कि जो क्रीमिया क्षेत्र जो 2014 में रसिया ने कब्जा कर लिया था वो रसिया का ही रहेगा, लेकिन लुहांस्क और डोनेट्स्क पर जनमत संग्रह हो जाए और लुहांस्क और डोनेट्स्क के लोगों पर ये निर्णय छोड़ दिया जाए कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं या फिर वो यूक्रेन की तरफ रहना चाहते हैं या फिर वो रसिया की तरफ रहना चाहते हैं। लेकिन इस बात पर, इस ट्वीट उन्होंने किया था, इसकी निंदा करी थी व्लादिमीर जेलेंस्की ने और उनके समर्थित तमाम लोगों ने निंदा करी थी कि कैसी आप बात कर रहे हैं कि एक देश का हिस्सा दूसरे देश का हिस्सा कैसे हो सकता है, और ये तमाम बातें कही गई थी। लेकिन आज जब पावर में इलॉन मस्क है तो इस चीज़ को होते हुए हम देख रहे हैं। अब एक बात ये भी है कि जो ये मीटिंग हो रही है रियाद में, जो सऊदी अरेबिया में जो हुई वो नहीं रही, जो हुई कल, इस मीटिंग में ना यूरोप का कोई देश हिस्सा था और ना व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो हिस्सा थे। अब मामला ये है कि उनको ही इसका हिस्सा नहीं बनाया गया, उनसे ही कोई परामर्श लेने की कोशिश नहीं करी गई है। तो ये अपने आप में है कि क्या अमेरिका डिक्टेट कर रहा है, क्या अमेरिका सीधे तौर पर ये प्रत्यारोपित करेगा कि थोपेगा ये फैसला यूक्रेन के ऊपर? एक बात ये है। दूसरी बात एक और उठ रही है, क्योंकि हम व्यापार की बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में जब से 20 जनवरी से जब से बाइडेन सरकार से हटे हैं और जो है
ट्रंप की सरकार अमेरिका में बनी है, तो युद्ध से हटके अब व्यापार की बात हो रही है, अब टैरिफ की बात हो रही है। तो एक बात और उठती है कि दुनिया में 5% जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, वो यूक्रेन के अंदर हैं, और जो ट्रंप हैं उनकी नज़र यूक्रेन के खनिज पर भी है। और इसको लेकर भी जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं उन्होंने आलोचना करी है कि अमेरिका हमारी बिना अनुमति के हमारे खनिज चाहता है, और अमेरिका इसलिए हमारी मदद कर रहा है क्योंकि हमारे खनिज चाहता है। तो ये तमाम प्रकार के परिदृश्य जो हमें दिख रहे हैं, आने वाले समय में हमें माहौल बदलता हुआ दिखेगा। हो सकता है कोई निर्णय लिया जाए, हो सकता है कोई फैसला लिया जाए, कोई सहमति बने सीधे तौर पर अमेरिका की और रसिया की, और उसके बाद में युद्ध का कोई निदान प्रस्तुत किया जाए। लेकिन क्या फ्रांस, यूके, यूरोप, यूक्रेन, ये सब क्या उस फैसले को मानेंगे? एक बात। दूसरी बात ये है कि अब जब हम बार बार ये बल दे रहे हैं कि अब व्यापार की बात हो रही है, अब युद्ध की बात नहीं हो रही है, तो युद्ध के सहारे भी एक व्यापार की बात हो रही है, और ये बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। जब हम बात करते हैं कि जब पैसा बचाने की बात होती है अमेरिका की, तो ट्रंप एक बात और कहते हैं कि हम नाटो के देशों ने क्या किया कि जो है यूरोप के जो देश थे वो उनके एक से दूसरे देश में जाने के लिए, पढ़ने के लिए, व्यापार करने के लिए ना कोई वीज़ा लगता है ना कुछ लगता है, उन्होंने अपना फुल व्यापार किया, उन्होंने अपनी खूब प्रगति करी। और नाटो में देखा जाए तो ज़्यादातर जो रुपया लगता है नाटो देशों की रक्षा के लिए, सबसे नंबर 1 पर यूएसए का लगता है, फिर जो है फ्रांस का लगता है, फिर यूके का लगता है। तो नाटो अपनी रक्षा खुद करे, यूरोपियन देश अपनी रक्षा खुद करें, ये बात जो है यूएस के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा भी उठाई गई, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी उठाई गई। और इससे भी एक व्यापारिक बात उठ के आती है कि अगर वो अपनी रक्षा खुद करेंगे, अगर नाटो अपनी रक्षा खुद करेगा, अपनी फोर्सेस बनाएगा, और अभी व्लादिमीर जेलेंस्की जब जाते हैं यूरोप, वो भी कहते हैं कि यूरोप को अपनी फोर्सेस बनानी चाहिए, तो आखिर वो रसिया से तो हथियार लेंगे नहीं, क्योंकि वो एंटी रसिया है। वो कोई क्या कहते हैं, चाइना से तो हथियार लेंगे नहीं, वो हथियार किससे लेंगे? यूएसए से। तो यूएसए का यहाँ पे भी एक व्यापारिक फ़ायदा होते हुए हमें दिख रहा है। और इंडिया यहाँ पर बीच में, अब इंडिया की थोड़ी सी बात कर लें तो इंडिया यहाँ पर पहले से ही कह रहा था कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से ही किसी भी समस्या का हल होगा, जो कि बात सही है। और हम लोगों की जो शुरुआत से ही नॉन अलाइनमेंट की नीति रही है, जो मध्य में खड़े होने की हमारी नीति, और बड़ा तजुर्बा रहा है मध्य में खड़े होने का, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि हम मध्य में खड़े हैं, हम मध्यस्थ नहीं हैं, लेकिन हम मध्य में खड़े हैं। और अब अमेरिका व्यापारी है, अब अमेरिका एक व्यापारी के हाथों में है। और इससे ये भी देखने को मिल रहा है कि इंडिया में स्टारलिंक और ये सब आ सकती हैं, और टेस्ला भी आ सकती है, जिस पे भारत ने 100% टैरिफ लगाया था। और ये भी तमाम प्रकार के जो अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं, उनके केंद्र में भी अब व्यापार आने वाला है। भारत F-35 भी अमेरिका से खरीद सकता है। और अब दुनिया साल 1.5 साल में इस चीज़ को महसूस करेगी, इस चीज़ में इसको ठहराव मिलेगा जो अभी महसूस कर रही है। जब से ट्रंप सरकार में आए हैं, दुनिया में विदेश नीति को एक हिसाब से सफल कर दिया है, एक हिसाब से बदल के रख दिया है। चाहे वो मिडल ईस्ट के अंदर हो, चाहे वो चाइना से संबंध हो, और चाहे वो संबंध हो क्या कहते हैं रूस यूक्रेन के, या भारत से संबंध हो। हम देखेंगे और आपसे साझा भी करेंगे आगे क्या होने वाला है। धन्यवाद।